बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? चैप्टर पार्ट क्या? चलो तुम लोग जल्दी से रिविजन, मतलब जल्दी से कर लेते हैं इसका रिविजन। बायोटेक्नोलॉजी मतलब क्या रहेगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म और जितने भी एंजाइम्स रहेंगे उससे क्या बनाना, प्रोडक्ट, और उनका प्रोसेस करना, ताकि हम जो कि यूजफुल रहेंगे ह्यूमन बींग्स के लिए। मतलब किसका यूज करके बना रहे हैं हम नया प्रोडक्ट? हाँ, तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल्स, पार्ट thereof एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब क्या था? कुछ हाइब्रिड मटेरियल बनाने के लिए उसके। तो बायोटेक्नोलॉजी किससे किससे डील कर रहा है? माइक्रोब मेडिएटेड रहेगा प्रोसेसेस, जैसे कि कर्ड बनाना, बियर, ब्रेड, वाइन बनाना। उसके बाद इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए भी टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, फिर सिंथेसिस एंड यूजिंग ऑफ अ जीन के लिए प्रिपरेशन ऑफ डीएनए वैक्सीन, और क्या रहेगा? करेक्शन ऑफ डिफेक्टिव जीन। अब मेन दो कोर टेक्निक से पहला क्या रहेगा? जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरा क्या है? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग रहेगा इसका मतलब क्या रहेगा? जो भी डीएनए या आरएनए है वो क्या होगा, उसको हम ऑल्टर करके होस्ट ऑर्गेनिज्म डालेंगे और उसका क्या चेंज करेंगे, फिनोटाइप को चेंज करते हैं। उसके बाद इसमें क्या रहेगा? स्टेराइल एम्बियंस को मेंटेन करेंगे केमिकल इंजीनियरिंग के लिए। फिर उसके बाद डिजायर्ड माइक्रोब्स उसमें ग्रो करवा रहे हैं, मतलब डिजायर्ड माइक्रोब्स ग्रो करवाने के लिए और क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर, जैसे एंटीबायोटिक्स का करना या वैक्सीन का या एंजाइम्स का करना, उसके लिए बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या बोलोगे? बायो प्रोसेसिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग में डिफरेंस क्या है? मैं सोची मैं फास्ट चले जाऊंगी, तुम लोग मस्त भूल जाओ, सब स्टोरी खत्म हो जाता है। होस्ट में डाल रहे हैं उसको ना, और बायो प्रोसेस में क्या रहेगा? डालते नहीं है। जैसे माइक्रोब्स, तुम लोग पेनिसिलिन का एग्जांपल लेके चलोगे तो पेनिसिलिन कैसे बना था? गलती से बना था, लेकिन कैसे बना था? कैसे बना था? नहीं, वहां पर बैक्टीरिया आसपास ग्रो नहीं हो रहे थे, उन लोगों ने ये देखा था। तो क्यों ग्रो नहीं हो रहे थे? क्योंकि उसके अंदर क्या था, ऐसा मैकेनिज्म था। हाँ, तो वो रेजिस्टेंट था, इस वजह से नहीं हो रहा था। तो फिर वही चीज को निकाल के क्या बना? भूमिका हो गया। उसी चीज को निकाल के क्या बना था? पेनिसिलिन बना था वहां पे। तो वही चीज क्या रहेगा? बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, जिसमें किसी होस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पर। अब बेसिक स्टेप्स में पहला क्या रहेगा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए, किसके साथ? डिजायरेबल जीन्स के साथ। फिर डीएनए को हम किस में डाल रहे हैं? होस्ट में। फिर हम क्या कर रहे हैं, जो डीएनए रहेगा होस्ट में उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, नेक्स्ट प्रोजेनी में वो ट्रांसफर हो जा रहा है। तो वो चीज है। अब पहला प्रोसेस क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स। तो इसमें क्या रहेगा? जो भी हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है, इससे क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन होगी। जो भी अनडिजायरेबल हो या डिजायरेबल जीन्स हो, उनका मल्टीप्लीकेशन होगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग में सिर्फ और सिर्फ जो डिजायरेबल जीन्स होती है उसी को हम होस्ट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब वेक्टर डीएनए, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? प्लाज्मिड, उसको यूज कर रहे हैं कि हम क्या करें, जो एलियन पीस ऑफ डीएनए है उसको होस्ट में डालने के लिए। यानी कि बैक्टीरियल डीएनए है और क्या है यहाँ पर? प्लाज्मिड्स है। तो फिर क्या हो रहा है? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। आवाज का थोड़ा इश्यू हो रहा है क्या? तो फैन का ठंडी लग, ठीक है। देख लो अब, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड और यहाँ पर क्या है? होस्ट सेल है। फिर ये क्या बनता है? ट्रांसफॉर्म्ड सेल बन रहा है यहाँ पे। तो जो डीएनए है उसको हम क्या कर रहे हैं? होस्ट में डाल रहे हैं और ये क्या बनेगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन होगा। तो नेक्स्ट क्या देखते हैं हम लोग? मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। पीस ऑफ जो एलियन डीएनए रहेगा वो क्या रहेगा? जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है वहां से क्या शुरू होता है? रेप्लिकेशन शुरू होगा। यानी कि ओराई वाला जो पार्ट रहता है किसका? प्लाज्मिड का।
कौन सा प्लाज्मिड पढ़े हैं हम लोग? नाम, हाँ, पीबीआर 322 पढ़े हैं। उसमें क्या रहेगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रहेगा। वो गलती से तुक्के मारती है और उसका सही हो जाता है लगता है, मतलब उतना याद था, उसके पहले का याद नहीं था। थोड़ा कुछ ऐसे माइंड में क्लिक कर जाता है विजुअल्स देखो तो। एलियन डीएनए फिर क्या कर रहे हैं हम, किसके साथ डाल रहे हैं, जैसे होस्ट के साथ डाल दिए, उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाता है कि वो मल्टीप्लाई करेगा और होस्ट डीएनए के साथ ही इनहेरिट करेगा और अपने प्रोजेनी को ट्रांसफर करेगा। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में सबसे पहला क्या रहेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या रहता है, डिजायर्ड डीएनए को होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालना, वो क्या रहेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बना। तो फर्स्ट कौन प्रोड्यूस किया था, कोहेन और बोयर ने। सबका नाम एक जगह तुम लोग लिख लिए रहना, ठीक है। उस आइसोलेट किया था एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, मतलब एक पीस ऑफ डीएनए, कहां से किया था, साल्मोनेला टाइफूरियम से। तो ये लिंक्ड था किसके साथ, प्लाज्मिड वेक्टर के साथ, जो कि ट्रांसफर हो गया था ई कोलाई के अंदर। भूमिका से पलटो मत, सोचो मत कुछ भी, अभी बस सुनो, बाद में जाके एक बार राइस करना, ठीक है। तो जीन जो था वो एक्सप्रेस हुआ था और मल्टीप्लाई हुआ था किसके अंदर, ई कोलाई के अंदर। अब नेक्स्ट, जैसे कि ये टूल्स क्या क्या थे, ये तो पूरा हम लोग पीबीआर 322 पढ़ चुके थे। और रिकॉम्बिनेंट और ई कोलाई जो था वो ट्रांसफॉर्म सेल बन गया। तो टूल्स कौन से थे, पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, दूसरा क्लोनिंग वेक्टर, तीसरा कौन सा था, कॉम्पिटेंट होस्ट था। अब सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम करते हैं। तो ये क्या करता है, डीएनए को स्पेसिफिक साइट्स में कट कर रहा है और फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो रहा है। ये कौन से एंजाइम के क्लास में आता है, न्यूक्लियसिस। एंजाइम का एग्जांपल, कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है, एंडोन्यूक्लियस कट कर रहा है। तो यहाँ पर वही देखना कि 1963 में दो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल थे किसके लिए, रिस्ट्रिक्टिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज का, मतलब ई कोलाई में जो आइसोलेट हुआ था। एक एंजाइम ऐड किया गया था कहां पर, मिथाइल ग्रुप 2 डीएनए। दूसरा कौन सा था, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो कि क्या करता था, डीएनए को कट करता था। तो एक्सोन्यूक्लियस जो ये बताई हूँ ये वाला था, और ये वाला एंडोन्यूक्लियस था। तो मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो आइसोलेट हुए थे किससे, 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से। तो एक्सोन्यूक्लियस का काम क्या था, मिथाइल ग्रुप ऐड करना, और एंडोन्यूक्लियस का काम क्या था, डीएनए कट करना। अब नेक्स्ट क्या रहेगा, नेम याद है, इको R1, ई मतलब एस्चेरिचिया कोलाई, ECO का। आर का मतलब स्ट्रेन, स्ट्रेन था, रफ स्ट्रेन था। RY13 नाम का स्ट्रेन था, वो था। और I1 मतलब तो जीनस, स्पीशीज, स्ट्रेन था, रोमन नंबर मतलब ऑर्डर जहां से एंजाइम को आइसोलेट किया गया था वो। अब वही एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस का काम क्या था, वो कहां से रिमूव कर रहा था, न्यूक्लियोटाइड्स को एंड्स ऑफ द डीएनए से। और एंडोन्यूक्लियस जो है वो स्पेसिफिक पोजीशंस पे ही कट कर रहा था, और ये बाइंड हो रहा था स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस के साथ, और दोनों स्ट्रैंड्स को कट कर रहा था। दोनों स्ट्रैंड्स मतलब ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, दोनों स्ट्रैंड्स को, ऊपर वाला मतलब इस साइड वाला, दोनों साइड का कट कर रहा था। अब फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और ये क्या कर रहा है, डीएनए को कट कर रहा है, कैसे, सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर जहां पर रहेंगे वही क्या रहेगा, रिकॉग्निशन सीक्वेंस रहेगा। जैसे तुम लोग को अगर बोला जाएगा रिकॉग्निशन सीक्वेंस को भी कट करने के लिए कहां पर कट करोगे वो देखोगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या रहेगा, 6 बेस पेयर्स का सीक्वेंस रहेगा, वहीं पर तुम लोग क्या करोगे, उसको कट करोगे। तो स्ट्रैंड्स में तुम लोग को 5' to 3' क्वेश्चन में अगर आता है कि कट कहां पर होंगे और किस चीज का फॉर्मेशन होगा, वहां पर अगर कट करेंगे तो किस चीज का फॉर्मेशन होता है, क्वेश्चन अच्छे से समझना। अगर हम यहाँ पर कट कर रहे हैं स्ट्रैंड में, तो कट करने के बाद वहां पे क्या फॉर्मेशन होता है, नहीं नहीं सिर्फ कट कर रहे हैं तो पूछ रही हूँ, ये कट किए ना, जैसे यहाँ पर हम लोग, ठीक है, यहाँ भी कट किए, तो ये क्या बन रहा है पूछ रही थी मैं, हाँ स्टिकी एंड्स। तो और एक और क्वेश्चन है, जैसे कि तुम लोग का क्वेश्चन अगर आता है, हाउ आर स्टिकी एंड्स फॉर्म्ड, कैसे लिखोगे उसको,
रिकॉग्निशन सीक्वेंस के हिसाब से जब वो कट करेगा तो वहां पर स्टिकी एंड्स का फॉर्मेशन होता है। आयुष्मान, क्या पूछी मैं अभी? क्या पूछी मैं अभी? हाँ, वो क्या बताई? क्या पूछ रहे थे? हाँ, मतलब 6 बेस पेयर के स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ही रहेगा ये। तुम लोग को अगर स्टैंड देगा ना तो ये सिर्फ यही वाला स्टैंड देगा जिसमें 6 बेस पेयर्स प्रेजेंट होंगे, तो वहां पर वही देखना कि स्पेसिफिक सीक्वेंस जो रहेगा 6 बेस पेयर्स का, तो वहीं पर आके कट करेगा करके। अगर आया क्वेश्चन वैसा तो, और नहीं आया तो अच्छी बात है। आया है? पता नहीं मेरे को भी, इसीलिए मेरे को भी याद नहीं, मैं थोड़ी बनाई हूँ पेपर। पेपर नहीं बनाती हूँ मैं, कल ही बनाऊंगी पेपर। 25 ही होगा। नहीं, 7 या 8 है एमसीक्यूज। लॉन्ग आंसर नहीं है, 3 और 2 के ही होंगे। नहीं, तुम लोग टाइम पास करोगे फिर। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हो गया। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को ही रिकॉग्नाइज करेगा। दोनों स्ट्रैंड्स में सेम जगह पे होना चाहिए, 5' to 3' हो, दोनों में कहाँ होना चाहिए? वो सेम जगह पे। जैसे कि ए और टी के बीच में है तो ये भी ए और टी के बीच में ही कट करेगा। यहीं पर ए और टी के बीच में जो है वो यहीं पर ही कट होना चाहिए, मतलब 2 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स अगर सेम है वहीं पर कट होना चाहिए। ये है, ये 6 बेस पेयर्स है। इधर देखो, ये 6 बेस पेयर्स है ना, तो उसमें खोजना कि 2 कहाँ पर सेम है। यहाँ पर है तो यहाँ इसके भी यहीं पर कट होगा। अगर ए और ए के बीच में है तो यहाँ पर भी नीचे वाला भी ए और ए के बीच में ही कट होगा। ये रहता है। नहीं समझी? यहाँ देख लो, बना हुआ है, जैसे ए और ए का है तो यहाँ पर ए और ए में ही रहेगा, जी और जी का है तो जी और जी में ही कट होगा। ऊपर का जैसा रहेगा नीचे में भी वैसा ही रहेगा, सेम। उसके बाद जो ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस होती हैं उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्टिकी एंड्स बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट, उसको ज्वाइन कौन करता है? हाँ, अगर सेम मतलब सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट हो रहा है तो डीएनए फ्रेगमेंट्स का भी सेम टाइप ऑफ स्टिकी एंड्स रहेगा और डीएनए लाइगेज से वो ज्वाइन हो जा रहा है। अब स्टिकी एंड्स कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है? हाइड्रोजन बॉन्ड का। वही सेम रहेगा इसमें भी। क्लोनिंग वेक्टर देखते हैं, तो क्लोनिंग वेक्टर में क्या होता है? ये डीएनए मॉलिक्यूल जो कि फॉरेन क्या कैरी करेगा? हाँ, डीएनए का सेगमेंट रहेगा, वो रहेगा और रेप्लिकेट होगा उसके अंदर ही, होस्ट के अंदर। ये बैक्टीरियल डीएनए और ये प्लाज्मिड है। तो ये कहाँ पर क्या हो रहा है मैं बोल रही हूँ कि रिकॉम्बिनेशन कैसे होगा इसमें। हाँ, मतलब वेक्टर नहीं चाहिए इसको। न्यूट्रिएंट वो तो किसी भी चीज को इंसर्ट करवाने के लिए तो न्यूट्रिएंट मीडियम में ही करवाएंगे या फिर तुम प्लेट में ही करवाओगे। नेक्स्ट, प्लाज्मिड्स देखना। क्या चीज बोलोगी? ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। अगर हम इंसर्शन कर रहे हैं तो वो अलग अलग मेथड से, फिर तो सारी चीजों को वो खा लेगा, क्योंकि न्यूट्रिएंट मीडियम रहेगा। न्यूट्रिएंट मीडियम ग्रोथ मीडियम के लिए रहता है, मतलब वो पूरा इंजेस्ट कर लेगा, वो तो ग्राफ बनना शुरू हो जाएगा उसका। मतलब अगर अवेलेबल है रिसोर्स तुम्हारे पास तो बैक्टीरिया या जो भी वहां पर प्रेजेंट है वो पूरा उसको क्या कर लेगा? इनटेक कर लेगा। अब प्लाज्मिड्स जो रहती है वो क्या रहती है? सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है बैक्टीरिया का, और इसमें कितना बन रहा है? कुछ कॉपीज, 1 to 2 कॉपीज बनेगी पर सेल, और दूसरे में कितना रहेगा? 15 to 20 के आसपास। बैक्टीरियोफेजेस का रहता है ज्यादातर हाई नंबर पर सेल रहता है, हाई कॉपी नंबर बनता है बैक्टीरियल सेल के अंदर। अब क्लोनिंग वेक्टर्स जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं किसके अंदर? होस्ट के अंदर, जो लिंक पीस ऑफ डीएनए रहेगा वो भी क्या होना शुरू हो जाएगा? हाँ, कितना? जितना कॉपी नंबर रहेगा उतना ही वो मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद इसमें फीचर्स क्या क्या है यहाँ से अच्छे से देखना कि क्या क्या है। पहला क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दूसरा सेलेक्टेबल मार्कर, तीसरा क्लोनिंग साइट, और क्या रहेगा? वेक्टर्स जो रहेगा क्लोनिंग जीन्स के लिए। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन साइट कौन से हैं?
हिंद 3 हो गया, फिर तुम्हारा इको R1 हो गया, सेल 1 हो गया, PVU1, PST1, ये सब क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन साइट्स हो गए। अब ओराई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट है, वो क्या रहेगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स कौन से हैं, एम्पिसिलिन और क्या रहेगा, टेट्रासाइक्लिन रहेगा। और ROP मतलब क्या रहेगा, ऑफ प्लाज्मिड। ये किसके लिए, प्रोटीन्स जो भी इन्वॉल्व रहेगी रेप्लिकेशन के लिए, उसके लिए रहेगा ये। आयुष्मान क्या होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कौन से थे, तुमको बोली, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन। अब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मेनली इसका फंक्शन याद रखना, ये कंट्रोल करता है किस चीज को, कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए जो रहेगा उसका, यानी कि जितने भी टारगेट डीएनए यहाँ पर कॉपीज बन रहे हैं वो सेम होना चाहिए, ये है हाई कॉपी नंबर रहेगा बैक्टीरियोफेजेस में। फिर सेलेक्टेबल मार्कर का, सेलेक्टेबल मार्कर का मतलब क्या होता है, ये क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेंट्स को सेलेक्ट कर रहा है और एलिमिनेट कर रहा है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को। तुम लोग को फर्स्ट बेंच में बुलाऊं, वो दोनों वही हरकतें कर रहे हो। अपना शक्ल नहीं देख के आए हो क्या घर पे, ठीक है उसको ढाक लो, तुम लोग एक काम करो, शक्ल नहीं देख के आए हो शायद। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, हाँ ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, कौन किस में हुआ था, हीट किल्ड कौन सा था, एस स्ट्रेन हीट किल्ड था, तो वो आर स्ट्रेन को म्यूटेट। हाँ, तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है मतलब अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब वो क्या रहेगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट रहेगा। अगर डीएनए को हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं किसमें, होस्ट में, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन शो कर रहा है। अब सेलेक्टेबल मार्कर में हम एग्जांपल में देखते हैं एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन और क्या रहेगा, कैनामाइसिन। तो नॉर्मल इकोलाई में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है अगेंस्ट दिस एंटीबायोटिक्स, ये है। अब क्लोनिंग साइट में तुम लोग देखोगे तो क्लोनिंग साइट मतलब वेक्टर को क्या चाहिए होता है, कुछ सिंगल या कुछ रिकॉग्निशन साइट्स चाहिए होती है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए। तो मोर देन अगर वन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर प्रेजेंट होगा, या साइट्स प्रेजेंट, एंजाइम्स नहीं साइट्स अगर प्रेजेंट होगी, तो ये अलग अलग फ्रेगमेंट बना लेगा। इसकी वजह से जीन क्लोनिंग जो है वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। तो तुम लोग को अगर गिव रीजन में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि अगर मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट्स हैं तो आगे का प्रोसेस कैसा होगा करके। तो आंसर वही लिखोगे ना जाके, ये है ना। नेक्स्ट, लाइगेशन हो रहा है, लाइगेशन हो रहा है किस चीज का, एलियन डीएनए का। किस किस मतलब कहाँ पर हो रहा है, रिस्ट्रिक्शन साइट के साथ, किसके साथ होगा, दोनों में से एक जगह, मतलब ये एम्पिसिलिन है और एक टेट्रासाइक्लिन रहेगा। तो जो लाइगेशन होगा, तुम लोग क्या करना चाहते हो, शांति से भी कर सकते हो तुम लोग, काम करो, तुमको क्वेश्चन देती है तुम लोग आंसर बनाओ, नींद हट जाएगा। तुम टेस्ट के दिन आए थे ना, नहीं आए थे ना, नहीं आया था ना, छोड़ो। लाइगेशन जो था फॉरेन डीएनए का वो कहाँ पर हो रहा है, बस हो गया। लाइगेशन यहाँ पर बैम H1 साइट पे हो रहा है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के वेक्टर PBR 322 में। तो इसकी वजह से जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है उसका फॉर्मेशन होता है। क्या बोलिए अभी मैं, कितना जोर से कि वहां तक का पूरा सुनाई दे कैसे। मैंने ये बोला कि बैम H1 साइट पे लाइगेशन हो रहा है फॉरेन डीएनए का, कौन से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के ऊपर, टेट्रासाइक्लिन के ऊपर हो रहा है। तो इसकी वजह से एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का फॉर्मेशन हो रहा है। पेन फेंक के मारूंगी कहीं बाजू मिलेगा तो बता रहे तुमको।
क्लोनिंग साइट का अब ये देखना, जैसे कि क्या हो रहा है, फॉरेन डीएनए को हम जीन ऑफ बैक्टीरिया में डाल रहे हैं तो जीन इनएक्टिवेट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोल रहे हैं। तो रिकॉम्बिनेंट जो रहेगा वो क्या करेगा, अपनी जो भी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है उसको लूज कर देगा, क्योंकि इसके अंदर फॉरेन डीएनए इंसर्ट हो गया है। तो प्लाज्मिड्स इंट्रोड्यूस जब करेंगे दो मतलब ई कोलाई में, तो फिर क्या हो जाएगा, 3 टाइप के सेल का फॉर्मेशन होगा। कौन सा? हाँ ठीक है, चलो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स वो देख रहे हैं। तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स में क्या रहेगा, इसमें कोई भी प्लाज्मिड नहीं होगा, मतलब कोई भी किसी भी चीज से नहीं होगा। कंट्रोल बोलते हैं उसको, जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक टेस्ट ट्यूब या एक प्लेट को कंट्रोल बना के रखते हैं, जिसमें कुछ नहीं डालेंगे तो कुछ नहीं होगा इसके लिए। अरे तभी तो चेंजेस पता चलेगा ना कि कुछ हुआ है या नहीं हुआ है करके दूसरों के साथ, तो वो रहेगा। फिर सेकंड, ट्रांसफॉर्मेंट्स कर रहे हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड के साथ, तो ये रेजिस्टेंट रहेगी दोनों के लिए, टेट्रासाइक्लिन के लिए भी और किसके लिए, एम्पिसिलिन के लिए भी। और रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वाले का क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ये किससे, एम्पिसिलिन से ही रहेगी। तो वही मास्टर प्लेट से एक कंट्रोल बनाते हैं, बाकी दोनों ये रहेगा, एक नॉन रिकॉम्बिनेंट और एक रिकॉम्बिनेंट रहेगा। क्या जो भी है होता कौन सा है, तीन है ना, तीन क्यों बनाया? हाँ, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड क्या होता है, सिर्फ ये बता दो। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला जो ऑर्गेनिज्म है वही है वहां पर। तो मैं ये बोल रही हूँ, जब इसका क्या कर रहे हैं, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के साथ जब चेक कर रहे हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन को, तो कौन किससे रेजिस्टेंट होता है ये देख रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है किससे, नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले से। इसका मतलब क्या रहेगा, दोनों से ये रेजिस्टेंट है, मतलब यहाँ पर जो बैक्टीरिया रहेगी वो ग्रो नहीं करेगी। क्यों ग्रो नहीं करेगी, दोनों से रेजिस्टेंट है वहां पर। अब नेक्स्ट इसमें क्या हो जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एम्पिसिलिन से रेजिस्टेंट रहेगा, ये है। अब नेक्स्ट क्या रहेगा, जैसे कि इसको सेलेक्ट कर लेंगे आउट फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट वंस, इसको मतलब जो बचा हुआ रहेगा उसमें जो हमें दिख रहा है कि वो क्या है, रिकॉम्बिनेंट है करके, उसको हम निकाल देंगे। किससे निकाल देंगे, एम्पिसिलिन मीडियम से बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद इसको हम ट्रांसफर करेंगे किसमें, टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में। जब इसको हम क्या करवा रहे हैं, मतलब ग्रो करवाते हैं उसमें, टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो नहीं करवाते। जैसे यहाँ देखना तुम लोग, हाँ, बैक्टीरियल कॉलोनी यहाँ पर मास्टर प्लेट बन गया, इसका रेप्लिका प्लेटिंग किसके ऊपर कर रहे हैं, टेट्रासाइक्लिन के ऊपर कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या शो हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन शो हो रहा है, वो चीज। तुम लोग इसका डायग्राम मास्टर प्लेट वाला देखो, यहाँ पर अच्छे से देखना, ट्रांसफॉर्म्ड सेल है, ये नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल है। ये क्या हो गया, यहाँ पर ओवरनाइट ग्रोथ जब हो रहा है तो ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट कॉलोनीज का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट कॉलोनीज बन रहे हैं। अब इसको क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में। तो टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, ये पूछ रही हूँ मैं। वही चीज तो मैं बोल रही हूँ कि जैसे कि क्या हो रहा है कि जितने रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स हैं वो किसमें ग्रो हो रहे हैं, वहां ग्रो हो रहा है। वहां से निकाल के जब हम उसको टेट्रासाइक्लिन में डालेंगे, प्लेटिंग और करते जाएंगे ना, जब रेप्लिका प्लेटिंग कर रहे हैं तो और करते जाएंगे, तब यहाँ पर क्या होगा, जो प्लेट रहेगा उसमें क्या ग्रो करेगा क्या नहीं करेगा। हाँ, नॉन रिकॉम्बिनेंट ग्रो नहीं करेगा, वही मैं बोल रही हूँ। तो तुम लोग समझे कि नहीं समझे, गायब हो गया सब। रेप्लिका प्लेटिंग मेथड क्या था, कल टेस्ट है क्या, नहीं आया तो सोचना। तुम लोग कितने कितने बजे क्या क्या है तुम लोगों का, तुम लोग पहले आके दे देना टेस्ट को, या बाद में आके देना, या पेपर के बाद। मत आओ क्लास बायोटेक्नोलॉजी का तो। चल, हाँ बस हो गया। अब जो एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंट जीन होता है वही क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है ताकि वो ट्रांसफॉर्मेंट्स को सेलेक्ट कर सके। तो जितने भी इनएक्टिवेटेड वाले रहेंगे वो क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट्स को सेलेक्ट करेंगे। बस अब देखो, ये फॉरेन डीएनए है और ये क्या है, प्लाज्मिड वेक्टर है। श्रीमय गायब हो गया। और इसको किसके साथ इंसर्ट कर रहे हैं, जेड किसके लिए है, नहीं वो गायब हो गया थोड़ा देर के लिए। हाँ जेड, पेपर देने आओगे ना कल,
खैर बस हो गया। अब ये क्या है, प्लाज्मिड वेक्टर पूरा रहेगा, इसके साथ क्या है, लैग जेड है। लैग जेड किसमें था, जेड का क्या था, और भगवान, हाँ बीटा गैलेक्टोसाइडिस था। उसका काम क्या था, ग्लूकोज और गैलेक्टोस में बदलना। कल 2 लोग आए थे, कल लैक ओप्रोन पढ़े थे कि नहीं, मुंह क्यों बंद है तुम्हारा, लैग जेड जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडिस के लिए कोड करता है और वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक होता है, ठीक है। तो ये है, तो अब उसके साथ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डाल रहे हैं। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट मतलब कलर, कलर, हाँ तो ये शो कर रहा है व्हाइट कॉलोनीज, बस हो गया। अब इसमें क्या करें, कुछ भी इंसर्ट नहीं किए, मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडिस इंसर्ट नहीं किए इसमें, तो ये क्या शो कर रहा है, ब्लू कॉलोनीज। और इसमें किए हैं, मतलब इसको इंसर्ट किए हैं तो ये व्हाइट कॉलोनीज शो हो रहा है। क्यों हो रहा है, तुम लोग थोड़ा थोड़ा सा सोचो कि तुम दोनों को, हाँ क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ पर जो इसमें हम इंसर्ट कर रहे हैं लैग जेड को, ये व्हाइट कलर शो कर रहा है कॉलोनीज, अगर इंसर्ट नहीं कर रहे हैं तो ब्लू कलर शो कर रहा है। क्यों कर रहा है, व्हाइट कलर शो कर रहा है लैग जेड के साथ, हाँ लैग जेड में नहीं, इसमें क्या रहेगा, लैग जेड में ये क्या कर रहा है, ब्रेक कर दे रहा है किसको, जो भी मीडियम रहेगा उसको पूरी तरीके से ब्रेक कर दे रहा है, जिसकी वजह से व्हाइट कॉलोनीज आ रही है। मतलब रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट देख रहे हैं इसमें, तो इसमें क्या रहेगा, और इसमें क्या रहेगा, ब्लू कॉलोनीज में रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो रहेगा वो सारा इसमें रहेगा। तो वो सिलेक्शन के लिए है, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स के लिए ये किया जाता है प्रैक्टिकल। हाँ तो यहाँ पर लिखा होगा, देखो अगर इसको इंसर्ट कर रहे हैं कोडिंग, बस करो अब तुम लोग, देखो यहाँ पर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडिस रहेगा तो जीन यहाँ पर इनएक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये कलर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो सारे क्या रहेंगे, रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज रहेंगे वहां पर। अब नेक्स्ट क्या रहेगा, ये देखो ऐसे दिखेगा इसमें ब्लू और व्हाइट कलर का, ये ब्लू और व्हाइट कलर का क्या है बताओ तो, किसके, ब्लू कलर रिकॉम्बिनेंट है, मैंने बोला ब्लू कलर, मैंने ब्लू कलर बोला क्या, ब्लू कलर नॉन रिकॉम्बिनेंट है, व्हाइट कलर रिकॉम्बिनेंट, हाँ हो गया होगा स्लिप, लेकिन ये नहीं है, व्हाइट कलर रिकॉम्बिनेंट रहेगा क्योंकि वो क्या नहीं करेगा, मतलब उसका जीन पूरी तरीके से इनएक्टिवेट हो जाएगा इंसर्ट करने के बाद। तो इनएक्टिवेट होने की वजह से वो व्हाइट कलर प्रोड्यूस करेगा, और व्हाइट कलर जो रहेगा वो क्या रहेगा, रिकॉम्बिनेंट रहेगा, और जो ब्लू कलर रहेगा वो नॉन रिकॉम्बिनेंट रहेगा। पढ़ ली कॉपी में, इंसर्शनल एक्टिवेशन नहीं लिखे हो, ऐसे कैसे हो गया, अभी लिखवाऊंगी सोच रहा है, इसीलिए कल टेस्ट है, आज नहीं लिखवाऊंगी। क्या क्या मालूम, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता क्या, मुझे पता है कि मैंने, मेरे को, हाँ नहीं मेरे को ये पता है, कराया तो कराया अलग बात है, लेकिन ये है कि पेपर मेरे हिसाब से मैं इजी सेट करने वाली हूँ, तो मैं ये बोल रही हूँ बस। तो नहीं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस जैसे बस।
वेक्टर्स देख लेना, प्लांट और एनिमल्स का जो रहेगा, ये वाला पढ़े थे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियस, उसका काम क्या था? हाँ, टीआई प्लाज्मिड वाला जो था वो था। और एक रेट्रोवायरस जो रहेगा वो किसके लिए रहेगा? एचआईवी वगैरह का रहेगा। तो यहाँ पर वो डिलीवर करेगा किस चीज को? पीस ऑफ डीएनए, जिसको हम टीडीएनए बोल रहे हैं, जो कि ट्रांसफॉर्म कर देता है नॉर्मल प्लांट सेल्स को ट्यूमर सेल्स में। अब ये सारे ट्यूमर सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो पैथोजन को चाहिए होगा, ये है। अब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड का क्वेश्चन आएगा अगर, तो पूरा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस का पूरा बताना है कि क्या होता है। तो ये मॉडिफाई होगा किसमें? क्लोनिंग वेक्टर में, जो कि पैथोजेनिक नहीं होगा, मत बजाओ, ठीक है। लेकिन ये मैकेनिज्म को यूज करेगा ताकि वो जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर सके? डिलीवर कर सके। एक भी क्लास नहीं आए थे आयुष्मान तुम? बोलना नहीं होता है, मुंह नहीं है कि नहीं समझ में आया। कल भी संडे आए हुए हो, कल भी अगर पता है कि परसों का टेस्ट डाला हुआ है, कल भी नहीं पूछे एक बार भी, खाली टाइम रहेगा तो भी पढ़ना रहेगा, नहीं तो पूछोगे क्यों? क्या डला है? सब सब डला है। बायोटेक्नोलॉजी का मैं नहीं देखी हूँ। रेट्रोवायरस, हाँ, रेट्रोवायरस का मेन काम क्या रहता है कि वो नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल्स में ट्रांसफॉर्म करती है, तो उसका मेन वही रहेगा। अब नेक्स्ट देखना, कॉम्पिटेंट होस्ट वाला पढ़ते हैं। तो कॉम्पिटेंट होस्ट में मैंने अलग अलग मेथड्स बताए होंगे ताकि वो क्या कर सके? इंसर्ट करवा सके। तो पहला क्या रहेगा? जैसे डीएनए क्या है? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, तो वो मेम्ब्रेन से क्या नहीं हो सकता? पास नहीं हो सकता। तो बैक्टीरियल सेल को क्या बनाना जरूरी है? कॉम्पिटेंट बनाना जरूरी है, ताकि वो एलियन डीएनए को अपने अंदर ले सके। तो इसकी वजह से बैक्टीरियल सेल्स को सबसे पहले किसके साथ ट्रीट करवाते हैं? कैल्शियम आयंस, हाँ, कैल्शियम आयंस के साथ, जिसकी वजह से डीएनए एंटर कर देगा कहाँ से? पोर्स से। इसको पहले क्या करवाते हैं? कैल्शियम ट्रीटमेंट देते हैं, और क्या करवाते हैं? इसको हीट शॉक देते हैं 42 डिग्री के लिए 2 मिनट्स के लिए। फिर इसको तुरंत क्या करते हैं? आइस बाथ में डालेंगे, फिर हीट शॉक देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? प्लाज्मिड सेल के अंदर चला जाता है। प्रोसेस है ये। उसके बाद दूसरे मेथड्स में क्या क्या थे? माइक्रो इंजेक्शन था, जीन गन था, और पैथोजन वेक्टर्स जो थे डिसाउंड वाले। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए डायरेक्टली इंजेक्ट हो जाता है किसके अंदर? न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल में। बायोलिस्टिक या जो जीन गन रहेगा, इसमें क्या रहेगा? हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स किसके रहेंगे? गोल्ड या टंगस्टन के रहेंगे, जो कि कोटेड रहेगा डीएनए के साथ। उसको हम क्या करवाते हैं? इंसर्ट करवाते हैं। ये ऐसे करते हैं जिससे वो प्लांट्स में डायरेक्टली इंजेक्ट हो जाता है। फिर डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर जब ये इन्फेक्ट करता है सेल को, तो ट्रांसफर क्या कर रहा है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसमें? होस्ट के अंदर। अब प्रोसेस क्या क्या था? पहला था आइसोलेशन, दूसरा क्या था? डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन पे कट करना, फिर थर्ड क्या था? पीसीआर यानी कि एम्प्लीफिकेशन रहेगा, फिर क्या रहेगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में डालना, फिर फॉरेन जीन प्रोडक्ट, लास्ट में क्या है? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है? हाँ, उसको चेक करना ताकि वो, हाँ, सब चीजों को करने के बाद वो बायोरिएक्टर्स मतलब वो करेगा, सप्लाई करने के पहले का जो रहेगा। पहला आइसोलेशन में क्या करते हैं? बैक्टीरियल सेल्स को क्या करते हैं? लाइजोजाइम के साथ, ताकि वो उसको क्या कर ले? किसको डिसॉल्व करेगा? सेल वॉल जो रहेगा। सेल्यूलेस जो रहेगा वो प्लांट्स के लिए, काइटिनेज डालेंगे किसके लिए? फंगस के लिए। सेल ब्रेक हो जाएगा, डीएनए और जितने भी बाहर मैक्रोमोलिक्यूल्स थे वो बाहर निकल के आ जाएंगे। वो प्रोसेस किसके लिए था? आइसोलेशन के लिए, यानी कि डीएनए को निकालने के लिए। उसको बोल रही हो, घूम रहा है अभी। ये हाँ, अब मैं क्या बोली बताओ? थोड़ा सा प्रेजेंट रहो, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा प्रेजेंट रहो, ठीक है। प्रोसेस बता रही हूँ तो इसीलिए थोड़ा सा प्रेजेंट रहो, एक के बाद एक चीज रहेगा। तो आइसोलेशन में सबसे पहले क्या कर रहे हैं? कोई भी प्लांट सेल को हम उसके अंदर सेल्यूलेस एंजाइम डालेंगे, तो वो उसका सेल वॉल को डिसॉल्व कर देगा, और जितने भी डीएनए और मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो बाहर आ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? आरएनए को किससे रिमूव करेंगे? राइबोन्यूक्लियस से। उसके बाद प्रोटीन्स को किससे करेंगे? प्रोटीएज से। फिर दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल्स को भी अलग अलग चीजों से उसको हटा देंगे। उसके बाद इसमें क्या ऐड करेंगे? चिल्ड इथेनॉल ऐड करेंगे। तो प्यूरिफाइड जो डीएनए है वो कैसे दिखने लगेगा? ये कौन सा प्रोसेस है?
स्पूलिंग, स्पूलिंग क्या होता है? हाँ, तो थ्रेड लाइक जो रहेगा वो डीएनए कंटेन कर रहा। हाँ, फिर इतना हो गया, डीएनए हम निकाल लिए। अब प्यूरिफाइड डीएनए को इंक्यूबेट करते हैं किसके साथ? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ। उसके बाद डीएनए डाइजेस्ट कर लेता है, डीएनए डाइजेस्ट हो रहा है। अब डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं कौन से प्रोसेस से? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। तो अगर उस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज किया जाता है ताकि देख सके कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेस्ट कितना कर रहा है, वो चीज को देखने के लिए और सेपरेट करने के लिए डीएनए फ्रेगमेंट्स को। तो डीएनए क्या रहेगा? नेगेटिवली चार्ज है, तो ये किसकी तरफ मूव करेगा? एनोड। एनोड क्या रहेगा इसमें? पॉजिटिव चार्ज रहेगा। डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट कैसे होते हैं? साइज के हिसाब से होंगे। किसकी वजह से? सीविंग इफेक्ट की वजह से ऑफ अगारोस जेल। या फिर और एक कौन सा यूज करते हैं? पॉलीएक्रिलामाइड जेल यूज करते हैं, या फिर इसमें अगारोस जेल यूज करते हैं। तो स्मॉलर साइज जो रहेगा वो कहाँ हो जाएगा? दूर चला जाएगा। तो फिर इस प्रोसेस से क्या हो रहा है? ये रिपीट किया जाता है किसके साथ? वेक्टर डीएनए के साथ। तो ये ऐसे वेल्स की तरफ कौन सा रहता है? लार्जर वाला रहेगा, और वेल्स से दूर जो रहेगा वो स्मॉलर वाला डीएनए फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। उसके बाद वो जो है वो ब्राइट ऑरेंज कलर का अपीयर कैसे होता है? जब उसको हम इथिडियम ब्रोमाइड के साथ स्टेन करवाएंगे और यूवी रेडिएशन में चेक करेंगे तो वो ऐसे दिखेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो डीएनए बैंड्स को हम कट कर ले रहे हैं। अब वो जेल के अंदर था, जेल से उसको बाहर निकाल दिया, उस प्रोसेस को हम इल्यूशन बोल रहे हैं। अब जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो सोर्स डीएनए से निकाल के क्या कर रहे हैं? उसको मिक्स कर रहे हैं, फिर लाइगेज को ऐड कर रहे हैं। ये वेक्टर डीएनए था, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जो था वो था। अब उन दोनों को क्या कर रहे हैं? लाइगेज एंजाइम डाल रहे हैं, तो ये पूरा क्या बन जा रहा है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जा रहा है। उसके बाद कौन सा करते हैं हम लोग? पीसीआर, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें क्या रहेगा प्रोसेस में? डीनेचुरेशन, एनीलिंग और क्या है? एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन मतलब हाँ, उसको क्या करेंगे? टारगेट डीएनए को हम हीट करवाएंगे। कितना टेम्परेचर? 94 डिग्री के आसपास, ताकि वो क्या हो सके? ये दोनों जो स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट हो सके। सेपरेट होने के बाद नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा? एनीलिंग का प्रोसेस। एनीलिंग के प्रोसेस में देखना, यहाँ छोटे छोटे प्राइमर्स ऐड हो रहे हैं। तो छोटे छोटे जो प्राइमर्स हैं वो ऐड हो रहे हैं यहाँ पर 52 डिग्री सेल्सियस। और कहाँ पर ऐड हो रहे हैं? 3' एंड ऑफ द डीएनए टेम्पलेट्स में। उसके बाद एक्सटेंशन होता है। तो एक्सटेंशन का प्रोसेस जो रहेगा वो कौन कर रहा है? डीएनए पॉलीमरेज। वहां पे स्पेशल टाइप का पॉलीमरेज है, वो कौन सा है? टैक पॉलीमरेज, जो कि कौन से बैक्टीरियम से आया है? थर्मस एक्वेटिकस से आया है। तो वो याद रखना इसमें, थर्मस एक्वेटिकस। ये एक्टिव रहता है हाई टेम्परेचर्स में भी जब डीनेचुरेशन हो रहा है किसका? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का। तो ये लगभग एम्प्लीफिकेशन करता है, लास्ट में 1 बिलियन टाइम से भी ज्यादा वो एम्प्लीफाई करता है, यानी कि रिपीटेड कॉपीज का फॉर्मेशन कर रहा है वो पूरा। प्राइमर्स कल बताई थी, कल का याद है थोड़ा कुछ? वेरी गुड। हाँ, तो यहाँ देख लो पीसीआर के कंपोनेंट्स में लास्ट इसमें देखना डीएनए सैंपल, प्राइमर्स, न्यूक्लियोटाइड, स्टैक पॉलीमरेज, ये मिक्स बफर रहेगा और पीसीआर का ट्यूब रहेगा। फिर यहाँ से डीनेचुरेशन में स्ट्रैंड सेपरेट होंगे, फिर प्राइमर्स ऐड होंगे, फिर क्या होगा? नया स्ट्रैंड यहाँ पर बनेगा, और यहाँ पर नए स्ट्रैंड्स 1 बिलियन कॉपीज का फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन रहा है, उसको क्या करेंगे? होस्ट में डालेंगे, फिर वो क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा। तो ये पूरा क्या हो रहा है? लाइगेटेड डीएनए को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं होस्ट में। अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए में क्या रहेगा? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, इसको अगर ई कोलाई में ट्रांसफर करवा रहे हैं तो होस्ट सेल भी क्या बन जाता है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल बन जाएगा। अगर ट्रांसफॉर्म सेल्स को मतलब यहाँ पर अगार पे अगर स्प्रेड कर रहे हैं जिसमें एम्पिसिलिन है, तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट्स का ही ग्रो होगा, और अनट्रांसफॉर्मेंट जितने भी रहेंगे उनकी डेथ हो जाएगी। मतलब उसको फिर से अगर ग्रो करवा रहे हैं तो एम्पिसिलिन मीडियम में ही ग्रो कर रहा है। अगर मतलब अगर उसको सिर्फ और सिर्फ एम्पिसिलिन में ग्रो करवाएंगे तो बाकी जो अनट्रांसफॉर्मेंट्स रहेंगे उनकी डेथ हो जाएगी। मतलब ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड था ना, इसको होस्ट में डाले, फिर ये ट्रांसफॉर्म सेल बना, इसको फिर से जब क्या करवा रहे हैं? ग्रो करवा रहे हैं, तब अगर जितने भी अनट्रांसफॉर्मेंट प्रेजेंट रहे तो उनकी डेथ हो जाएगी। ये रहेगा। अब नेक्स्ट क्या रहेगा? ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। इसमें क्या रहेगा? सबसे पहले हमें डिजायरेबल प्रोटीन चाहिए है, तो प्रोटीन जो फॉरेन जीन को एनकोड कर रहा है, जो किसमें प्रेजेंट है? होस्ट के अंदर, वो क्या रहेगा? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहलाएगा। अब इसके बाद कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम बताई थी जो बायोरिएक्टर में होता है। कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम मतलब क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा खाना देते हैं बैक्टीरिया को,
और क्या होता रहता है, बैक्टीरिया उसको इंटेक करते रहेगा फूड को, और वो चलता ही रहेगा और प्रोडक्ट भी बाहर निकलता रहेगा, तो वो कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम है। लेकिन जैसे कि क्या होता है कि अगर एक क्लोज्ड टैंक बायोरिएक्टर है, उसमें उतना ही अमाउंट में अगर खाना दिया जाए बैक्टीरिया के लिए, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो राइट अमाउंट में और सही से मिल जाएगा। कंटिन्यूअस में क्या रहता है, एयर भी आ जाएगा, बहुत सारी चीजें और इंसर्ट होती रहेंगी, तो उसके साथ प्रोडक्ट सही से नहीं मिल पाता है। तो बायोरिएक्टर्स का देखना, इसमें रॉ मटेरियल्स बायोलॉजिकली क्या होती है, कन्वर्ट होती है स्पेसिफिक प्रोडक्ट या एंजाइम्स में, किसको यूज करके, जितने भी ह्यूमन मतलब माइक्रोबियल सेल्स है, ह्यूमन सेल्स हो गए, ये सारी चीजों को यूज करके। तो ये कितना प्रोड्यूस करता है, 100 to 1000 लीटर्स ऑफ कल्चर। उसके बाद बायोरिएक्टर ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशंस भी प्रोवाइड करता है ताकि डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है वो मिल सके। ये कौन सा है, सिंपल स्टेड टैंक बायोरिएक्टर, और ये क्या है, स्पार्स्ड स्टेड टैंक बायोरिएक्टर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बेस का डिफरेंस है, ठीक है, सरफेस एरिया जो बोल सकते हो दोनों में रहेगा, उसमें शो नहीं हुआ है स्टीयरिंग टाइप, और क्योंकि यहाँ रोटेटर दोनों में है, दोनों में रोटेट होगा और कल्चर बनेगा, यहाँ पर वो नहीं है। सारी चीजें इसमें भी होंगी, बस इसमें मेन इसका क्या रहेगा, जो गैस जम रहा है वो रहेगा, ऑक्सीजन बबल्स जो निकल रहे हैं वो उसका डिफरेंस रहेगा। तो पार्ट्स में क्या क्या है, एजिटेटर सिस्टम, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, फोम कंट्रोल सिस्टम। फोम कंट्रोल किसके लिए रहेगा, मिक्स, हाँ मिक्स होते रहेगा तो फोम भी जनरेट होगा, उसको हटाने के लिए। टेम्परेचर कंट्रोल, पीएच कंट्रोल, और एक क्या रहेगा, सैंपल जो रहेगा उसका वही रहेगा। अब यहाँ पर पूरा वही डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का है, यानी कि सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन होगा किस चीज का, प्रोडक्ट्स का। मतलब क्या होगा, क्लिनिकल ट्रायल्स होगा, फिर क्या होगी, वो टेस्टिंग होगा, फिर वो कहाँ उतरेगा, मार्केट में आएगा। क्या फाइनली नहीं, हाँ क्या नहीं होगा, इतने टाइम से तो चल रहा है तुम लोगों का। एप्लीकेशंस का बस देख लो थोड़ा देर, किसमें किसमें हो रहा है। बायोटेक्नोलॉजी में मैं बता दे रही हूँ, सुन लो। पहला तो स्टार्टिंग से क्या क्या चीजें थी, पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग का डिफरेंस रहेगा। उसके बाद तुम्हारा क्या रहेगा उसमें इम्पोर्टेंट में, पहला टॉपिक क्या है, वो सब नहीं छोड़ो, वो नहीं बोलो, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को छोड़ो, वो नहीं। टॉपिक में सबसे पहले तुम्हारा वो है ना, क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड वाला जो स्टार्टिंग का है, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है वो। उसके बाद क्या था, क्या क्या टूल्स चाहिए है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए, तो टूल्स कौन से चाहिए थे, तो जो ओराई चाहिए है उसमें, ओराई तो उसी के अंदर रहेगा, हाँ उसके अंदर रहेगा, वो नहीं रहेगा। तो 3 यहाँ पर था तो वो रहेगा उसमें, टूल्स ऑफ रिकॉम, क्या किसके बाद, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्लोनिंग वेक्टर, और एक वो रहेगा ना रिकॉम, हाँ नहीं होस्ट ही रहेगा वो वहां पर, लाइगेज जोड़ रहा है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करेगा स्पेसिफिक पॉइंट्स पे, ठीक है, ये शॉर्ट में बस वो रहा। उसके बाद नेक्स्ट क्या रहता है, पीबीआर 322 का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का काम क्या है, और उसमें इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का जो प्रोसेस है वो अच्छे से समझ लेना। उसके बाद तुम लोगों का जो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट वाला था, ब्लू कलर की कॉलोनीज और व्हाइट कलर की कॉलोनीज जो थी, उसमें क्या हो रहा है वो चीज। उसके बाद पूरा लाइन से प्रोसेस, तो लाइन से प्रोसेस में सबसे पहला क्या रहेगा तुम लोगों का, डीएनए निकालना, डीएनए निकालने के बाद उसको सेपरेट करना, सेपरेट अगर उस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से कर रहे हैं हम लोग, जब लिखने बोला जाए तो अच्छे से लिखना, प्रिंसिपल जो भी लिखवाई हूँ सारी चीजें अच्छे से लिखना, मतलब टॉपिक अच्छे से क्लियर रखना। उसके बाद अगर उस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए को निकाल के हम उसको क्या करते हैं, होस्ट में डालेंगे तो वो ज्वाइन करेगा लाइगेस, उसके बाद उसको एम्पलीफाई करवाएंगे। तो एम्पलीफाई कराने के लिए प्रोसेस कौन सा रहता है, पीसीआर। तो पीसीआर के लिए
जब जाएगा तब दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों स्ट्रैंड्स कट हो जाएंगे, उसके बाद प्राइमर ऐड होगा, फिर एम्पलीफिकेशन होगा कितना टाइम तक का, 1 बिलियन टाइम्स तक एम्पलीफाई हो रहा है। उसके बाद उसको कहाँ डाल रहे हैं, अब कहाँ से होस्ट में आ गया वो, लास्ट प्रोसेस क्या था, एम्पलीफाई हो गया मतलब बन तो गया ना प्रोडक्ट बहुत सारा, अब उसको डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करना है। हाँ, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करना है, तो उसके लिए हम लोग उसको बायोरिएक्टर में डालेंगे। फिर पहले कुछ और बोले थे ना, तो बायोरिएक्टर में जब डालेंगे तो बायोरिएक्टर में डालने के बाद फिर वो क्या रहेगा, ट्रायल्स करने के लिए रखेंगे, फिर ट्रायल्स करने के बाद वो आगे सप्लाई होगा। तो ये पूरा प्रोसेस याद रखना पीसीआर का और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। हाँ सर, ट्रायल करने के बाद ही करेंगे उसको, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग पहले करेंगे, उसके बाद बायोरिएक्टर में डालेंगे। तो उसको क्लोज्ड कल्चर वाले में भी डाल सकते हैं या फिर कंटिन्यूअस कल्चर में भी डाल सकते हैं, दोनों में रहेगा वो है। चुपचाप रहो, इसमें बस इम्पोर्टेंट जो जो रहेगा वो बता दे रही हूँ। इंसुलिन का याद है क्या क्या था, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन था, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन था, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट, नहीं, फर्स्ट विटामिन ए एनरिच्ड राइस था। फर्स्ट क्या रहेगा तुम लोग का, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड किसने बनाया था, पहले पढ़े हैं थोड़ा देर पहले, फर्स्ट कोहेन और बॉयर, नाम याद रखना उसका, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें याद रखोगे, बैसिलस थैलेजेनेसिस का जो साइकिल रहेगा वो पूरा याद रखना। इसमें कोलियोप्टेरेंस का नाम क्या होता है, लेपिडोप्टेरेंस का भी और डिप्टेरेंस का भी, और ये कहाँ पर जाके होता है, हाँ वहां पे कौन सा मीडियम रहता है, अल्कलाइन पीएच रहता है गट का, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो रही है। कोडिंग किससे होती है, क्राइवन एसी, तो इसका याद रखना, क्राइवन एसी क्राइटो एबी कॉटन बॉलवर्म्स के लिए है, और क्राइवन एबी जो है वो किसके लिए है, कॉर्न बोरर्स के लिए है। निमेटोड रेजिस्टेंस में कौन सा पैथोजन रहता है, मिलेडोजाइन इनकॉग्निशिया, जो आरएनए इंटरफेरेंस कर रहा है। तो आरएनए इंटरफेरेंस अच्छे से याद रखना क्या होता है, ये प्रोसेस अच्छा है, तुम लोग नहीं पढ़ते हो उसको, अच्छा प्रोसेस है क्या, ये टोबैको रूट है, इसका टोबैको रूट में हो रहा है ना, मिलेडोजन इनकॉग्निशिया वहां पर आके अटैक कर रही है, तो वो रहेगा उसका। तो इसमें वेक्टर्स, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स यूज होंगे। प्रथा थक गई है। हाँ, ड्रग्स में क्या क्या था, इंसुलिन का था, तो इंसुलिन में कौन से चेन रहते हैं और कौन सी कंपनी उसको बनाती है, कंपनी कंपनी कौन सी थी, टेस्ट वहाँ एलिसा का बोल रही थी, फुल फॉर्म क्या है एलिसा का, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। बैठो 2 मिनट रुको, नहीं जीन थेरेपी किसके लिए था, हाँ वो ठीक है, लेकिन जीन, हाँ कि हाँ क्या, कौन सी डेफिशिएंसी थी उसको, हाँ एडिनोसिन डी अमाइनेज, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में ठीक है। जीन थेरेपी में और क्या क्या मेथड्स थे उसमें, हाँ और जीन ट्रांसफर था, और
मेरे को पहले उसका वो अभी तक का एबीसी और वो याद आ रहा है। हाँ, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी जो रहेगा वो है। लिम्फोसाइट रिप्लेसमेंट हो रहा है, इसको कौन सा डिसीज बोलते हैं? SCID का फुल फॉर्म लिखे थे। SCID का एक बार कॉपी दिखाओ तो भूमिका। सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी था। जो एडीए डिफिशियंसी होती है वो डिसीज का नाम SCID था, यानी कि सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी था। ओए बैठो। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में क्या क्या था पहले बता के जाओ। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में क्या क्या चीजें थी? खड़े हो कि नहीं? बैठो तुम पहले, नहीं तो जाने नहीं दूंगी, बता रही हूँ। बैठो शांति से 5 मिनट बैठो, तो फिर जाने दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी। पहले मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का बताओ, फिर जाने दूंगी। तुमको बुक में मिलेगा तो वही खोजोगे ना तुम। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस लास्ट में होगा, PCR का प्रोसेस, और यूजेस जो रहेगा PCR का वो रहेगा पूरा इसमें। और कल टेस्ट है। एलिसा का प्रिंसिपल किसके बेसिस पे है? एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन। तुम लोग को एंटीबॉडी कितने टाइप का है याद है क्या? कौन सा? एक